आलोचक के रूप में आप मीडिया के कंटेंट को कैसे ये करेंगे, देखेंगे या समझेंगे, कैसे आलोचना करेंगे, इवेलुएट करेंगे? ये देख सकते हैं कि कंटेंट क्या बायस्ड है या नहीं है, पहली चीज़ तो ये। फिर ये भी देख सकते हैं कि किसी सत्यापित सोर्स से है या मतलब खबर पूरी तरह से सत्यापित है या नहीं, सही अथॉरिटी से है या नहीं है। ये सब चीज़ सर देख सकते हैं। और सर उसका वो भड़का तो नहीं रहा है किसी के प्रति या फिर किसी चीज़ के वजह से, जैसे कि कोविड में हुआ था कि लोगों को डरा दिया था बहुत ज़्यादा ही। वो लोग क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था लोगों के माइंड पे। तो वैसा तो नहीं है, उस तरीके से हम लोग उसको जज कर सकते हैं। सर सोशल मतलब सर रिफॉर्म या सोशल इशू से जुड़ा हुआ मुद्दा है या ऐसे ही फालतू कुछ भी है, इस तरह से भी उसको देख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि पेड है ना, देख सकते हैं कि अनपेड है जो है वो ज़्यादा ग्लोरीफाइड ना हो। बहुत सही, बहुत सही। देखो थोड़ा सा तुम लोग को मैंने भड़काया कि भाई आपके जूनियर ज़्यादा अच्छा जवाब दिया, आप लोग शुरू हो गए, तो ये भी एक तरीका है। हाँ और बताओ। ईगो हर्ट हो गया सर। हाँ, ईगो हार्ट हो गया। चलो और बताओ। सर एडवर्टीजमेंट से मतलब भगा सकते हैं किसी भी कंटेंट को। ठीक है। देखिए जब आजकल जो फेक ड्रामा किया जा रहा है, छाता लेकर के अपने क्या कहते हैं न्यूज रूम में उड़ रहा है लोग, वैसा भी चीज ना हो कि वो एक मजाक का पात्र बन जाए, क्योंकि वो एक अच्छे खासे क्या कहते हैं पर्सन, उनका इमेज हमारे अंदर अच्छा बना है कि वो हमें एक ऑथेंटिक न्यूज प्रोवाइड करेंगे जिससे हमको सीखेंगे, जिससे हमको जानेंगे। लेकिन क्या कहते हैं वो लोग वहाँ पे एक ड्रामा करके रख दिए हैं। ठीक है। अब देखिए मीडिया के जब भी कंटेंट का इवेल्युएशन का बात आता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इफ एनीबडी आस्क यू दैट हाउ टू इवेल्युएट द कंटेंट ऑफ मीडिया और सिंपली व्हाट इज कंटेंट इवेल्युएशन ऑफ द मीडिया। ठीक है। और जैसे ही एवेल्युएशन का बात आता है कि मूल्यांकन कैसे करेंगे मीडिया के विषय वस्तु का, तो मीडिया के आप कोई भी मॉडल उठाएंगे, सबसे बेसिक जो मॉडल है एरिस्टोटल का मॉडल है, बहुत ही सिंपल है, प्रिमिटिव है, सबसे पुराना। उसमें 3 ही एलिमेंट है, एक संदेश देने वाला यानी कि मैसेज इटसेल्फ, एक मीडियम है और एक रिसीवर है। अब जब हम इवेल्युएशन करेंगे तो मीडियम का करते हैं, मैसेज का करते हैं या रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। कहने का आशय यह है कि हाउ टू डू इवेल्युएशन, वेयर फ्रॉम द इवेल्युएशन शुड स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन इवेल्युएट द मैसेज इटसेल्फ। मैसेज हम लोग इवेल्युएट करते हैं और मैसेज के इवेल्युएशन में जो आप लोगों ने अभी जस्ट बताया कि वेदर दैट मैसेज इज प्रिपेयर्ड इन फेयर मैनर, इन ऑब्जेक्टिव मैनर, इन इंडिपेंडेंट मैनर, और उस मैसेज का जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी यानी कि क्या वह मैसेज 5W1H के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, सारी जानकारी उसमें है। मैसेज न्यूट्रल है, ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिक वे में लिखा गया है, बढ़ा चढ़ा के तो नहीं लिखा गया है, फिर वह किसी के पक्ष में या विपक्ष में तो नहीं लिखा गया है, बैलेंस वे में है कि नहीं है। ये सारा जो मूल्यांकन है, और इसमें कई सारे पॉइंट को आप जोड़ सकते हैं कि अगर मैसेज बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब कि वो मैसेज सही नहीं है। बैलेंस होने का मतलब है कि अन्यथा या अनर्गल तरीके से किसी के पक्ष में ना हो, कोई राय बनाता हुआ ना हो, निष्पक्ष रूप से जनता को या पाठकों को जानकारी दे और उस जानकारी से जनता जो है वह इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सहायक हो। इन्फॉर्म डिसीजन मतलब कि सारे साक्ष्य उसके पास हैं, सारे तस्वीरें उसके पास हैं, अब वह उन तस्वीरों या उन साक्ष्यों के आधार पर जो निर्णय लेगा वह इन्फॉर्म डिसीजन लेना होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द रिपोर्टर, द मीडियम itself give the message to the audience in a very honest manner, ईमानदारी के साथ दे, in a very objective manner, जैसा चीज़ है वैसा ही दिखाए। ठीक है ना, पीपल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डाले, जनता का नज़रिया उसमें हो और वो जनता के सहायता के लिए हो और उसमें किसी का पक्ष ना लिया गया हो, निष्पक्ष तरीके से वह तैयार करके दिया गया हो। ये सारा जो एनालिसिस है वह मैसेज का एनालिसिस है। उसके बाद मैसेज में यह भी हम देखते हैं, आप लोग को हम बताए थे कि मैसेज का मूल्यांकन करते हुए कई चीज़ों को मूल्यांकन में देखते हैं, जिसमें कि आप लोग देखते हैं प्रॉक्सिमिटी का एक एंगल होता है कि जहां मैसेज दिया जा रहा है, मतलब पटना के लोगों को आप दिल्ली का मैसेज दिखा रहे हैं
दिल्ली के घटनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पटना में दिखा रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट में दिखा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? जो निजी घटनाएं जिसमें हत्या है, अपहरण है, छीना झपटी है, वो दिल्ली का घटना, उसको पटना में दिखाने का क्या मतलब है? तो लार्जर मास ऑफ ऑडियंस से जब तक जुड़ा नहीं है उसको फिर लोकलाइज्ड मैसेज है। तो मैसेज के मूल्यांकन में प्रॉक्सिमिटी फैक्टर आप लगाते हैं, आप लोग ये पढ़े होंगे। टाइम लाइननेस फैक्टर पढ़ा आप एक लागू करते हैं कि मैसेज बहुत पुराना है, अब आप उसको आज दिखा रहे हैं। यानी मैसेज जितना नया हो मीडिया पर या समाचार चैनलों में उसकी वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। मैसेज बहुत जितना पुराना होता जाएगा वह फिर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये क्रेडिबिलिटी फैक्टर भी है, टाइम लाइननेस, प्रॉक्सिमिटी। उसके बाद मैसेज में यह भी देखते हैं कि मैसेज को जो राइटअप किया गया है, लिखा गया है, उसकी भाषा कैसी है, सरल सहज सुगम भाषा में है कि नहीं है। बहुत अलंकृत, घुमा फिराकर दो अर्थी भाषा में अगर मैसेज तैयार किया गया, इट मीन्स दैट मैसेज विल नॉट बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल। द मैसेज इज totally blank or non-usable for the common people, that is beyond their understanding. And if the common people will not be able to understand the message, for what purpose the message has been written or message has been developed for the media itself. So you have to also see whether the message is in easier language, user friendly language or reader friendly language. If it is so, then the message is appropriate, good. If it is not so, then again you can say that message lose its vigor, strength related to the language. यानी अपनी क्षमता है या अपनी संप्रेषणशीलता है उसको खो रहा है, वह जनता नहीं समझ पाएगी, नहीं जान पाएगी कि मैसेज कहना क्या चाहता है, क्योंकि मैसेज द्व्यर्थी है, समझ में नहीं आएगा। मैसेज भारी भरकम शब्दों का यूज़ किया है तो नहीं समझ पाएगा। तो ये मैसेज की प्रभावशीलता को कम करता है। तो ये भी एक मैसेज में हम देखते हैं। उसके बाद मैसेज में हम यह भी देखते हैं कि मैसेज जो है वह लोगों का क्या भला करने वाला है, या जस्ट इंफॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है, या लार्जर मास ऑफ ऑडियंस से जुड़ा हुआ है। और वैसा मैसेज ज़्यादा अच्छा है जो कि लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस को एड्रेस करता है। यानी दो घटनाएं अगर है, दो तरह के मैसेज है। एक मैसेज है कि दो लोगों में हुई मारपीट सड़क पर, और एक मैसेज है कि कल से पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। अब अगर पेट्रोल के दाम बढ़ने वाला मैसेज मास मीडिया के द्वारा दिया जाता है तो उससे ज़्यादा संख्या ऑफ लोगों को फ़ायदा होगा, और अगर घटना या झगड़े वाला न्यूज़ दिया जाता है तो वो एक निजी घटना है। इस तरह से मैसेज का हम मूल्यांकन करते समय यह भी देखते हैं कि मैसेज का चरित्र क्या है, उसकी संप्रेषणशीलता क्या, वह कितने लोगों से जुड़ता है, समाज के क्या बहुसंख्यक लोगों से जुड़ता है, क्या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, या वह मैसेज जो विशुद्ध है किसी निजी आदमी या निजी व्यक्ति के लिए वह उपयोगी हो सकता है, या एक जस्ट जानकारी हो सकता है कि मीठापुर में दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई। इसलिए मैसेज का मूल्यांकन करते समय यह भी एक दृष्टिकोण है कि मैसेज में हम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोग शामिल होंगे वह मैसेज ज़्यादा उपयोगी होगी, ज़्यादा पढ़ा जाएगा। मैसेज के यथार्थ या उसके चरित्र या उसके जो बनावट है या उसकी जो ज़रूरत है वो ज़्यादा तुष्ट होगी अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ती है। मैसेज जितना कम से कम लोगों के साथ जुड़ेगा, मैसेज उतना ही अव्यवहारिक होगा, उसका यूज़ नहीं होगा और उससे कोई समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता है। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट व्हाइल इवेल्युएटिंग द मैसेज। द इवेल्युएटर मस्ट चेक वेदर दैट मैसेज इज contributing in the change or not, in the scientific approach, temperament for the people or not। क्या वह मैसेज जो जनसंचार माध्यमों के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है वह संदेश जनता के साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है या नहीं, उनके बदलाव में सहायक है कि नहीं। अगर एक मैसेज आपको दे दिया जाए कि कल से एग्ज़ाम होगा तो आप एग्ज़ाम में शामिल होंगे तो एक डिग्री मिलेगा, लाइफ आपकी बदलेगी, तो इस मैसेज का जितना इंपॉर्टेंस है, अगर ये मैसेज आ जाए, इसको जितने तरीके से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे, शायद इतना बड़ा इस मैसेज से ना हो कि आज एक किसी कंपनी बोल दे कि वुडलैंड पर आज 40% ऑफ है, ये भी मैसेज आपके पास आए। तो जो दूसरा मैसेज है उसमें आपकी चर्चा परिचर्चा कम होगी, पहला मैसेज है उसमें ज़्यादा होगा। इट मीन्स दैट द फर्स्ट मैसेज इज हैविंग मोर पोटेंशियल एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर फॉर द चेंज इन योर लाइफ, दैट विल ब्रिंग change in your life, change in your position, change in your situation, change in your approach, change in your biodata। तो एक डिग्री मिल जाना या एग्जाम में शामिल होना एक बड़ी घटनाक्रम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैसेज का जो नेचर है, चरित्र है, उसको जांचते परखते हैं कि वैसा मैसेज जो कि समाज में बदलाव
समाज में आत्मविश्वास, समाज में साक्षरता, समाज में जितना ज़्यादा बदलाव की संभावना उसमें है वह उतना ही सही है, सार्थक है, उसकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा है, व्यवहारिकता ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई संदेश है जिसकी उपयोगिता या ज़्यादा यूज़ नहीं है समाज में, जिस तरह की ऑफ़र का बात की है या कुछ और मैसेज इस तरह का हो, तो फिर उस मैसेज का कोई उपयोग नहीं बन पड़ता है। तो ये एक अनदर फैक्टर है, दिस इज़ अनदर फैक्टर रिलेटेड टू द इवेल्युएशन ऑफ द मैसेज। इस तरह से मैसेज में हम यह भी देखते हैं कि मैसेज में जिस बात का जिक्र है उसमें इकोनॉमिक कितनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए मैसेज में वर्तमान समय जो है वो इकोनॉमिक का है। अगर अमेरिका से जुड़ा कोई मैसेज होता है, न्यूज़ होता है, खूब चलता है। वाई इट इज़ सो? बिकॉज अमेरिका इज़ ए इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक माइट, एंड दैट्स द रीज़न दैट द अमेरिकन मैसेज, अमेरिकन न्यूज़ दे यूज टू फ्लैश मोर फास्टली कंपेयर टू एनी अदर न्यूज़। अगर दो न्यूज़ आएगा, एक आपका किसी भी आप देश से ले लीजिए, पीजी से ले लीजिए, सूरीनाम से ले लीजिए, या अफ्रीकन कोई कंट्री से ले लीजिए, और एक अमेरिकन मैसेज है, आप देखेंगे कि हर चैनल पर अमेरिका से जुड़े हुए कुछ ना कुछ आपको संदेश मिल जाता है। इसका मतलब कि वह देश, वह समाज, वह लोग न्यूज़ के सेंटर में होते हैं जो आर्थिक साख रखते हैं। आर्थिक साख रखने का मतलब है कि जिनकी अर्थ मजबूत होती है। इसलिए मैसेज को जांचने परखने में हम यह भी देखते हैं कि मैसेज पावर सेंटर, इकोनॉमी सेंटर से जुड़ी हुई है तो ज़्यादा पढ़ी जाएगी, ज़्यादा रुचि लोग रखेंगे, ज़्यादा व्यवहारिक वह होगी। लेकिन मैसेज जो है पावर पेरिफेरी से है तो वह डिमांडिंग होगी। दोनों का मैसेज आप समझिए कि पावर सेंटर का मैसेज होना, इकोनॉमिक पावर का मैसेज होना, वहाँ आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है, आइडियल वे ऑफ लाइफ हो सकता है, या वहाँ से आपको कुछ मिल सकता है। यानी गवर्नमेंट अगर अनाउंस करती है कि कल से हम छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे तो वह मैसेज यह बता देगा कि आपको कुछ मिलेगा। लेकिन पेरिफेरी का मैसेज, यानी कि हम गांव के लोगों का मैसेज उठा के दें कि किसानों की गर्मी के कारण या वर्षा के ना होने के कारण खेती गृहस्थी सूख रही है, नाला तालाब सूख रहे हैं, अब ये डिमांडिंग मैसेज है। यानी उसकी उपयोगिता इस मायने में है कि अब वह सरकार या इकोनॉमिक माइट लोगों पर या समाज पर दबाव डालेगी कि आप कुछ पैसे दीजिए, कुछ व्यवस्था करिए, या उन लोगों को खाने पीने की सामग्री भेजिए जिनको सूखे की समस्या झेलनी पड़ रही है बारिश ना होने के कारण। तो ये एक तरीका है मैसेज को एनालाइज करने का कि क्या आप पावर सेंटर के मैसेज को उठा रहे हैं, इकोनॉमिक माइट का मैसेज उठा रहे हैं, या पेरिफेरी का मैसेज उठा रहे हैं। दोनों के चरित्र अलग होता है और दोनों की उपयोगिता अलग अलग कारणों से मास मीडिया के लिए होती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल द एटीट्यूड, ऑल द वे हाउ टू एनालाइज, हाउ टू क्रिटिकली एवेल्युएट द मैसेज। अभी तक मैंने मैसेज का एनालिसिस या क्रिटिकल अप्रोच आपको बताया कि व्हाट इज़ द वे टू एनालाइज, मूल्यांकन कैसे संदेश का करना है, और मैंने केवल 3 आपको बताया था सिंपल वे में। उसके अलावा उसमें फीडबैक भी आता है, नॉइज़ भी आता है, यह भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन 3 ही से, एक संदेश होता है, एक माध्यम होता है, और तीसरा जो है वह ऑडियंस होता है जो कि संदेश प्राप्त करता है। तो संदेश का मूल्यांकन करना मैंने आपको सिखा दिया, समझाया कि संदेश का मूल्यांकन कैसे करते हैं। अब आते हैं माध्यम पर। माध्यमों का मूल्यांकन करते हुए हम यह देखते हैं कि क्या वह समग्रता के साथ संदेश को प्रचारित या संदेश को पहुंचाने का काम करती है कि नहीं करती है। अगर मान लीजिए अखबार ले लिए तो अखबार का मूल्यांकन इस मामले में हम कर सकते हैं कि अखबार का चरित्र क्या है, किस तरह के मैसेज देते हैं। सारे तरह के मैसेज आते हैं कि नहीं आते हैं उस पर। ऐसा तो नहीं है कि हम अगर एक अखबार पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान, उसमें सब तरह के मैसेज नहीं है, और दैनिक जागरण में ज़्यादा मैसेज है, ज़्यादा समग्रता से है, ज़्यादा गहराई से है। तो अगर दैनिक जागरण में ज़्यादा समग्रता गहराई से मैसेज मिलेगा तो कोई हिंदुस्तान क्यों पढ़ेगा। इसलिए जब भी आप किसी माध्यम का मूल्यांकन करते हैं, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट बिकम्स इंटीग्रल रिलेटेड टू दैट medium is that whether that particular medium is able to give holistic message to the people or not, covering each and every topic related to the society or not। सब विषय को कवर करता है कि नहीं, सारा ज्ञान देता है कि नहीं लोगों को, यह भी हम जांचते हैं। अगर वो माध्यम दे रहा है, इसका मतलब है कि वह माध्यम जो व्यवहारिक बना रहेगा, प्रचलित बना रहेगा, लोगों में उसकी डिमांड रहेगी, लोग उस पर निर्भर रहेंगे सूचना और ज्ञान के लिए। अगर वह माध्यम संदेश को समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ, हर
व्यू पॉइंट के साथ नहीं देता है, लोगों की निर्भरता फिर दूसरे माध्यम पे शिफ्ट कर जाएगी और वह माध्यम कालांतर में अव्यवहारिक हो जाएगा और उसकी साख जो है अपने आप घट जाएगी। कई ऐसे अखबार थे, एक समय था खूब पढ़े जाते थे, आपको पता है आज आंदोलन में शामिल होने वाला अखबार था, उसके बाद जनसत्ता आंदोलन का अखबार था, खूब पढ़ा जाता था, खूब उसकी प्रतियां बिकती थी, उसका दमखम भी बहुत था, सरकार और सत्ता पर उसका नियंत्रण था, इतना उसकी पहचान थी। आज दोनों ही अखबार अव्यवहारिक हो चुके हैं, उनकी पाठकों की संख्या कम गई है और किसी न किसी वजह से आज वह मुख्य धारा के अखबार नहीं रह गए हैं, बस वो किसी तरह चल रहे हैं, बहुत ही उसको सफल अखबार नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता के हितों से कटे, मैसेज की जो संपूर्णता थी उससे कटें, किसी खास वर्ग किसी खास हित से ही मैसेज दिखाएं, बदलाव के साथ वह सामंजस्य नहीं कर पाएँ और यही सब कारण हुआ कि वह आज अव्यवहारिक हो चुके हैं। इसलिए जब भी हम माध्यमों का विश्लेषण करते हैं उसमें माध्यमों का यह भी देखते हैं कि वह संपूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हर दिशा निर्देश के साथ मैसेज को जनता के पास, पाठकों के पास पहुंचाता है कि नहीं, दर्शकों के पास पहुंचाता है कि नहीं। उसके बाद माध्यमों का विश्लेषण करते हुए हम यह भी देखते हैं कि माध्यमों का चरित्र क्या है, यानी अगर किसी माध्यमों का चरित्र जन पक्षधारिता रखता हुआ नहीं होता है तो लंबे अंतराल के बाद लोग उससे दूरी बना लेते हैं। यानी कोई माध्यम है सिर्फ पावर सेंटर की बात करता है, केंद्र की बात करता है, पूंजीपतियों की बात करता है, उच्च वर्ग की बात करता है, लेकिन उस माध्यम पर हाशिए के समाज का न्यूज़ नहीं है, ज़रूरतमंदों का न्यूज़ नहीं है, जनता की आवाज़ वहाँ पे नहीं सुनाई देती है, तो फिर वो माध्यम लंबे समय तक खबरों के क्षेत्र में नहीं रह सकता है, ज्ञान के क्षेत्र में नहीं रह सकता है, सूचना के क्षेत्र में नहीं रह सकता है। इसलिए माध्यमों को चाहिए कि भले ही वह सेंटर या पावर कॉरिडोर की बात करे, लेकिन उसका रुझान जनपक्षधरिता होना चाहिए, ये पहली ज़रूरत हो जाती है। खबरें आप सेंटर की दे रहे हैं, लेकिन आपको जब पाठक है वह आम जनता ही मिलेगा या समाज से जुड़े लोग ही आपके पाठक हैं। जो समाज के लोग हैं वही आपको पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वाले हैं। तो माध्यमों के चरित्र में यह बहुत मायने रखता है कि आप अपने चरित्र के अनुरूप काम करें, मुखपत्र बन के ना रह जाएं सरकार के, चाहे पूंजीपति वर्ग के, चाहे सत्ताशील लोगों के, सिर्फ चुनिंदा लोगों के मुखपत्र ना बनते हुए आप बहुसंख्यक लोगों के मुखपत्र बने तो आपका पहचान भी रहेगा, आप लंबे रेस के घोड़ा भी रहेंगे और आपकी पूछ भी होगी सत्ता के द्वारा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा। लेकिन आप अपनी लोगों से कट जाएंगे तो बाद में आपको पिछलग्गू की तरह लोग पहचानेंगे, आपकी वैल्यू भी घट जाएगी। वही लोग जो पूंजीपति हैं, सरकार के लोग हैं, आपको वैल्यू कम देंगे। ठीक है, यह एक बड़ा चरित्र बन जाता है माध्यमों के विश्लेषण करते हुए, या माध्यमों के जब मूल्यांकन करते हैं तो हम उनके चरित्र में यह भी देखते हैं। उसके बाद माध्यमों का और अगर मूल्यांकन करें, उसके चरित्र का विश्लेषण और करें गहराई से, तो आप यह भी देखेंगे कि हर माध्यम की अपनी कुछ कार्य क्षमता होती है, कुशलता होती है, जिसके कारण वह माध्यम जो है वह विशेषीकृत माध्यम है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एवरी मीडियम हैज सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स, सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू विच दैट पर्टिकुलर मीडियम इज यूनिक वन, स्पेशल वन, एंड द आइडेंटिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर trait and characteristics. And what are those characteristics and the trait related to the medium? अब जब अखबार की हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अखबार में यह देखा जाता है कि अखबार जो खबर देता है वो काफ़ी गंभीरता से होता है, गहराई से होता है, विश्लेषण होता है उसमें। वह हल्के में खबर नहीं देता है, उसमें कई व्यू पॉइंट होते हैं, वैचारिक निर्माण कराता है, वैचारिक धरातल बनाता है अखबार और गंभीरता के साथ देता है। उसको पढ़ने के बाद पाठकों को सूचना के साथ ज्ञान भी मिलता है, मनोरंजन सबसे कम मिलता है। इसलिए अगर अखबार अपने चरित्र से भटक जाएगा और वह मनोरंजन वाली खबरें ज़्यादा देगा, हल्की खबरें ज़्यादा देगा, सूचना ज़्यादा देगा, ज्ञान नहीं देगा, विश्लेषण पूरे गहराई से नहीं देगा, तो अखबार का चरित्र फिर क्या है। इसलिए अपने चारित्रिक विशेषता के साथ कोई माध्यम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह भी हम देखेंगे। अगर इसी के ठीक बरक्स अगर चैनलों की बात करें तो हम यह भी देखते हैं कि चैनल की खासियत यह होती है कि खबरों को काफ़ी आकर्षित तरीके से पेश करता है, त्वरित तरीके से पेश करता है। उसमें
आकर्षण खूब होता है। आकर्षण के साथ ही उसमें कई सारे मल्टीमीडिया के एलिमेंट प्रयोग में आते हैं, ध्वनि होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, कलर होते हैं और दृश्य और श्रव्य माध्यम का सम्मिश्रण है, जो मिश्रण है वह चैनल है। अगर कोई चैनल अपने इन विशेषताओं के अनुसार कार्यक्रम नहीं दिखाता है, वह न्यूज़पेपर की तरह सरल तरीके से या नीरस तरीके से चीज़ों को शब्द के रूप में ही दिखा देता है, तो आप देखेंगे कि उसको देखने वालों की संख्या कम है। आप इसी से समझिए कि YouTube चैनल जिस पे चेहरा भी दिखता है, ग्राफिक्स भी आता है, एनिमेशन भी आता है, उसको लोग ज़्यादा देखते हैं। अगर किसी में चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ वर्ड आ रहा है टाइप करके, तो उसको लोग कम देखेंगे। इसी तरह से चैनलों को अपनी विशेषता समझनी चाहिए, अपनी ताकत समझनी चाहिए। उनकी ताकत जो है मल्टीमीडिया की ताकत है, दृश्य और श्रव्य की ताकत है। वह किसी मैसेज को बहुत ही जल्दी दे सकते हैं, इसीलिए ब्रेकिंग वहाँ चलता है। अखबार में ब्रेकिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अखबार 24 घंटे में एक ही बार आता है, जो कि सुबह आता है, तो उसके पास पर्याप्त समय होता है कि खबरों का खूब गहराई से विश्लेषण करे, और इसीलिए अखबार में गड़बड़ी की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि आराम से आप विश्लेषण करके, खबरों को जांच परख करके, कई स्रोतों से उसको वेरीफाई करके आप छापते हैं। इसलिए अखबार से गड़बड़ी, हिंसा या कुछ उन्माद होने की संभावना कम होती है। चैनल पर आप ब्रेकिंग के चक्कर में या जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, खबरों को जल्दी से जल्दी प्रसारित करने के चक्कर में गलतियां कर देते हैं, कुछ गड़बड़ खबरों को दे देते हैं, उनका मूल्यांकन सही नहीं कर पाते और कुछ भी गड़बड़ हो जाता है कई बार। इसीलिए उसकी अपनी ताकत जो है वह जल्दी से खबरों को दिखाने की है, समझाने की है। यह चैनल को समझना चाहिए और फिर भी उसमें एक सॉफ्ट ये रखना चाहिए कि सही से खबरों का विश्लेषण हो सके, मूल्यांकन हो सके, उतना भी ध्यान रखना चाहिए ताकि गड़बड़ झाला ना हो। तो ये आपको जो मैंने बताया वह चैनल से जुड़ा हुआ विश्लेषण आपको बताया, उसके चारित्रिक मूल्य के आधार पर उसे क्या करना चाहिए। अब अगर रेडियो पर आते हैं तो रेडियो पर फिर से मैं कहूँ कि रेडियो वह माध्यम है जिसके श्रोता सबसे ज़्यादा है। यानी अखबार को कोई साक्षर आदमी ही देख सुन सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। चैनल को वही देख सकता है जो कि फुर्सत में है, घरेलू आदमी है, कोई महिला है या बच्चे जिसको पर्याप्त समय है। रेडियो को वह लोग सुनते हैं जो कि साक्षर नहीं है, जो मजदूर हैं, किसान है, जो जिसके पास हमेशा काम है, काम करके ही वो अपना भरण पोषण करते हैं। तो काम करने के दौरान अगर वह मनोरंजन करना चाहते हैं, सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो रेडियो पर ही उनकी निर्भरता होती है। इसीलिए रेडियो की जहां पहुंच है, जो यूज़ है, वहां चैनल नहीं पहुंच पाता, अखबार नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी अगर किसी माध्यम का चुनाव करना था लोगों तक पहुंचने के लिए, तो उन्होंने रेडियो का चुनाव किया, क्योंकि रेडियो उस वर्ग तक पहुंचता है जो कि वोटर हैं, जो कि बदलाव में भागीदार होते हैं। अखबार पढ़ने वाले, चैनल देखने वाले बहुत सारे लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन रेडियो सुनने वाले जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो वोट जरूर देते हैं, या वह लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा सक्रियता उनकी रहती है। आंदोलन में सबसे ज़्यादा भागीदारी वो होते हैं। व्यवस्था परिवर्तन में अगर रोड पर उतरता है कोई, धूप में लाठी डंडे अगर खाता है, तो सबसे ज़्यादा यह वर्ग खाता है। इसीलिए रेडियो की विश्वसनीयता, पहुँच ऐसे समाज में है जहाँ तक ना अखबार पहुँच पाता है, ना कोई चैनल की पूछ वहाँ पे। इसीलिए खबरों को दिखाते समय आप रेडियो के चरित्र को समझिए कि रेडियो का चरित्र क्या है, और आप यही समझिए कि यही कारण है कि आज तक, मैं बता रहा हूँ, आज तक सरकार ने रेडियो को लाइसेंस नहीं दिया है कि वह समाचार चला सके प्राइवेट चैनलों को। क्यों? क्योंकि सरकार जानता है कि रेडियो पर अगर हम प्राइवेट वालों को अलाउ कर दिए तो वह वर्ग जो है वो सरकार बनाता है, सत्ता बनाता है और आंदोलन भी करता है। तो अगर वहाँ तक प्राइवेट सेक्टर पहुँच जाएगा अपने कंटेंट के साथ, तो उसमें वे लोग भी होंगे जो सत्ता के खिलाफत कर सकते हैं, आंदोलन करवा सकते हैं, धरना प्रदर्शन करवा सकते हैं, बदलाव करवा सकते हैं। इसीलिए सरकार आज तक एफएम में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया है, चाहे रेडियो पर अलाउ नहीं किया है कि वो समाचार दे। सिर्फ मनोरंजन के लिए अलाउ किया है, या कुछ सूचना आप दे सकते हैं जाम से रिलेटेड, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड, नॉर्मल सूचना जो कि विश्लेषण नहीं है, मूल्यांकन करता हुआ नहीं होगा। लेकिन सरकार को भी पता है, व्यवस्था को भी पता है कि चैनल देखने वाला कभी रोड पर आंदोलन नहीं करता है ज़्यादातर मामलों में, इसलिए चैनलों पर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ है। अखबार पढ़ने वाला बहुत ही ड्राइंग रूम में चाय पीकर, खाना खा के आराम से ज़िंदगी जीता है, वहीं बैठे बैठे गाली देता है, थोड़ा डिजिटल मीडिया पर आके दो चार अपने भड़ास निकाल लेता है, लेकिन रोड पर नहीं उतरता है।
इसीलिए आप देखिए कि सारे माध्यमों में अलाउ है न्यूज़ देने का, अखबार में, चैनल में, डिजिटल मीडिया पर आपको पूरा अलाउ है, गाली दे सकते हैं आप सत्ता को, सरकार को, किसी को। लेकिन रेडियो को अभी तक सरकार ने मुक्त नहीं किया है। क्यों? क्योंकि रेडियो के पास उस वर्ग तक, उस लोगों के पास पहुंच है जो कि एक्टिव वर्ग है, जो मेहनत है, जो श्रमजीवी वर्ग है, जो अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से समय और सत्ता दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए रेडियो पर अभी भी स्वतंत्र रूप से कोई अपनी विचार को व्यक्त नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता। निजी क्षेत्र को अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। इसीलिए चारित्रिक विश्लेषण करते हुए ये देखना चाहिए कि क्या रेडियो का जो मकसद है वह उसमें माध्यम सफल है कि नहीं है, किस तरह के खबरों को ज़्यादा देता है, क्या वह प्रिंट को फॉलो करता है, इलेक्ट्रॉनिक को फॉलो करता है, जिसके वर्ग ही अलग है, जिसके वर्ग के चरित्र अलग हैं। तो रेडियो का जो सुनने वाला उसका वर्ग चरित्र ही अलग है। तो क्या अपने वर्ग चरित्र के अनुसार वह माध्यम संदेशों को बना रहा है, दे रहा है, सुना रहा है या नहीं, या हम विश्लेषण या मूल्यांकन करते समय देखते हैं रेडियो को कि उसका क्या हित है। उसके बाद आपने रेडियो का देख लिया, न्यूज़पेपर का देख लिया, अब आपने चैनल का भी देख लिया। ये सारे माध्यमों का विश्लेषण करते हुए आप माध्यमों के चारित्रिक रूप से इन तरह से देखेंगे। उसी तरह से डिजिटल मीडिया का जब आप विश्लेषण करते हैं तो डिजिटल मीडिया का इंटीग्रेशन है या इम्बेडमेंट, जिसको हम कहते हैं इम्बेडमेंट है, यानी कि उसमें कई फीचर को आप जोड़ सकते हैं। कन्वर्जेंस मीडिया है वो, वहाँ आप ध्वनि भी जोड़ सकते हैं, साउंड भी जोड़ सकते हैं, ग्राफिक्स जोड़ सकते हैं, एनिमेशन जोड़ सकते हैं, वर्ड जोड़ सकते हैं, यानी उसमें अखबार भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, चैनल भी हो सकता है। इन सारी खूबियों का प्रयोग करते हुए क्या डिजिटल मीडिया के कंटेंट बनाए गए हैं, क्या डिजिटल मीडिया के कंटेंट जो हैं इन सारी बारीकियों को अवगत करता हुआ या इन सारे बारीकियों को शामिल करता हुआ है कि नहीं है। इस तरह से जो मूल्यांकन है, आप माध्यमों का मूल्यांकन कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया का भी किया जा सकता है। क्या डिजिटल मीडिया के कंटेंट अपने देखने वाले या सुनने वाले या पढ़ने वाले को कमेंट करने की सहूलियत देता है, इंगेजमेंट उनका हो पाता है, कितने लोग वहाँ पे टाइम बिता रहे हैं, ऑडियंस रिटेंशन कितना है, ऑडियंस अट्रैक्शन उनका कितना है, प्लस ऑडियंस को कितने देर पर वो रिपीट कर पाते हैं, कितने टिके रहते हैं, अंत तक कार्यक्रम को बनते हैं, इंगेजमेंट उनका कितना है। ये सारे जो पैमाने हैं उससे आप डिजिटल मीडिया के कंटेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। वह कंटेंट जो कि ज़्यादा ऑडियंस को आकर्षित करता है, न सिर्फ आकर्षित करता है, उनको रिटेन करता है, रिटेन करने के बाद उनको इंगेज भी करवाता है। लोग अंत तक कार्यक्रम को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। इसका मतलब इंगेजमेंट हाईएस्ट है। वैसा कंटेंट ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा व्यवहारिक है, ज़्यादा मूल्यप्रद है और ज़्यादा सफल है। तो इस तरह से आप डिजिटल मीडिया के कंटेंट का भी एवेल्यूएशन करते हैं। यह हो गया माध्यमों के विश्लेषण के तौर तरीके। उसके बाद माध्यमों के विश्लेषण करते समय कुछ और जो नज़रिया यह है कि माध्यम कितने सरल सहज तरीके से लोगों को उपलब्ध है। सरल सहज यानी कि कोई चैनल है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब मान लीजिए हिंदू अखबार है, बहुत पॉपुलर है, बहुत एकेडमिक कंटेंट रहता है, लेकिन आप अगर छोटे शहरों में हिंदू पढ़ना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा। इवन पटना में कई साल पहले हिंदू शाम में मिलता था। तो अगर कोई माध्यम अच्छा है तो क्या वह लोगों को सरल सहज तरीके से उपलब्ध है? मान लिया इंटरनेट, डिजिटल मीडिया पे बहुत इनरिच कंटेंट है, बहुत वास्ट कंटेंट है, बहुत ही डिफरेंशिएट लेवल का कंटेंट है, बहुत ही विभिन्न प्रकार के कंटेंट है, लेकिन किसी इलाका में इंटरनेट ही ना हो, यानी माध्यम तो इनरिच है लेकिन वो सरल सहज नहीं है, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। अगर उपलब्ध भी है इंटरनेट, लोग यूज़र फ्रेंडली नहीं है, वहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है लोगों के पास, तो क्या वह सही है? यह भी एक मूल्यांकन का दृष्टिकोण हो सकता है कि इफ़ द चैनल एग्जिस्ट, प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट, वेदर दैट चैनल और द प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर द पीपल इन easier manner or not. If it is so, then that is good and well. Okay. If it is not, then that is an demerit of that channel. उसकी एक कमियां हैं कि वह लोगों के लिए उपलब्धि नहीं है। स्वर्ग तो है लेकिन वहाँ हम पहुँच ही नहीं सकते हैं, तो उसका उपयोग क्या है? नर्क है, वहाँ हम आसानी से पहुँच सकते हैं, तो भाई उसी को ठीक ठाक करेंगे, उसी को संवारेंगे, सहेजेंगे, उसी को ठीक करेंगे। तो ये जो सारा पॉइंट है, दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द मीडियम। नाउ मेकिंग सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द मीडियम, डैट कि मीडियम पहुँच तो है, सरल है, सहज है या बहुत ही इनरिच है,
उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि जो मीडियम है उसका ऐतिहासिकता क्या है। इस आधार पे भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि मीडियम जितना ऐतिहासिक है, बदलाव में जितना उसका भूमिका रहा है, उसकी साख उतनी ज़्यादा भी मानी जाती है। जैसे जनसत्ता है, भले ही कम बिकता है, हमने कहा कि भाई बदलाव में बहुत आंदोलन में रहा, आज रहा, तो भले ही उसकी कम प्रतियाँ बिक रही है लेकिन उसका इज्जत बहुत है। जैसे घर का कोई बुजुर्ग है, उसका वैल्यू नहीं है लेकिन उसका इज्जत बहुत है। शादी ब्याह होगा तो उसको सबसे ज़्यादा कुर्सी मिलेगा, उसको माला पहनाया जाएगा, उसका सुन कोई नहीं रहा है। आप समझिए बात को, उसको देखने वाला, सुनने वाला, उसके साथ टाइम बिताने वाला कम। लेकिन कुछ भी होता है इंपॉर्टेंट काम तो सबसे पहले उसको चेयर मिलता है या सबसे पहले ज़्यादा इज्जत उसको मिलता है। तो इस आधार पे भी हम मूल्यांकन करते हैं कि जो दूरदर्शन है या आकाशवाणी है वह भले ही मतलब कि उसके लोग देखने वाले कम हो गए हैं, सुनने वाले कम हो गए, लेकिन इज्जत बहुत है क्योंकि वह पुराना है। इस आधार पे भी आप मूल्यांकन करते हैं किसी भी माध्यम का। फिर किसी भी माध्यम का मूल्यांकन करते समय एक बड़ा ही विश्वसनीय और बड़ा तरीका है कि वह माध्यम जो है वह सरकारी है या निजी है। इससे बहुत सारी चारित्रिक विशेषता अपने आप सामने आ जाती है। जैसे अब दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, आप इन दो माध्यमों का अगर विश्लेषण करते हैं तो आपको पता है कि ये दोनों जो माध्यम है वो सरकारी माध्यम है। जब एक बार कोई चैनल माध्यम सरकारी होता है उसकी अपनी कुछ खूबियाँ और अपनी कुछ खामियाँ होती है, उसकी अपनी कुछ कमियाँ होती है। ठीक उसी प्रकार से कोई निजी अगर माध्यम है उसकी अपनी कुछ खूबियाँ होती है, उसकी अपनी कुछ कमियाँ होती है। इस आधार पे भी विश्लेषण को अंजाम दिया जा सकता है कि जो माध्यम है वह कितना सरकारी है या निजी है, 100% है या कम है या अलग अलग नेचर है। आप लोग को बताए थे कैसे, जो आप लोग को पता है ट्रस्ट के द्वारा कोई होता है, कोई ग्रुप के द्वारा इस तरह से रन किया जाता है, उसके आधार पे भी उसकी चारित्रिक विशेषता पता लगता है। अगर कोई सरकारी माध्यम है तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो सरकार की बुराई करेगा, व्यवस्था की बुराई करेगा, किसान आंदोलन को दिखाएगा या पहलवानों के आंदोलन को खूब अच्छे से दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो अगर आपकी अपेक्षा दूरदर्शन से है तो आपको यह नहीं पता है शायद कि वह सरकारी, अगर यह आप जान जाएंगे तो आप उनसे अपेक्षा ही नहीं करेंगे। ये ठीक उसी तरह से है कि आप दूध के दुकान में जाएं और वहाँ ठंडा की मांग करें कि भाई ठंडा दे दो मुझे, जब आपको पता है ये दूध का दुकान है, यहाँ ठंडा मिल ही नहीं सकता है, तो आप वहाँ डिमांड ही नहीं करेंगे। तो माध्यमों के चारित्रिक विशेषता का पता होना आपके लिए सहायक होता है कि अगर वह सरकारी है तो फिर सरकार के खिलाफ वो क्यों दिखाएगा। अगर वह स्वायत्त संस्था है, सरकार के द्वारा उसको ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर निजी है और उसका चारित्रिक ऐतिहासिकता रहा है कि वो आंदोलन को या इस तरह की चीज़ों को दिया है, बदलाव के लिए रहा है, आप उससे उम्मीद कर सकते हैं। तो ये माध्यमों की विश्लेषण करता हुआ है। उसके बाद किस माध्यम कौन से भाषा में कार्यक्रम दिखाता है, यह बहुत मायने रखता है। अगर माध्यमों का विश्लेषण करते हुए आप वहाँ तक गए हैं तो यह पॉइंट इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई माध्यम हिंदी से कार्यक्रम को बना रहा है या रीजनल भाषा में बना रहा है, इसका मतलब कि उसकी पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक हो सकती है, क्योंकि अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है। वह तो हिंदी जानेगा, भोजपुरी जानेगा, मगही जानेगा, बंगला जानेगा, उड़िया जानेगा, तमिल जानेगा, तेलुगु जानेगा। तो अगर रीजनल भाषा में कार्यक्रम बन रहा है, वह चैनल है, इसका मतलब कि उसकी पहुंच अंतिम व्यक्ति तक होगी। उसकी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल नहीं होगी अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। उसकी स्थानीय धमक होगी, स्थानीय मुद्दों को वो ज़्यादा तरजीह देगा, स्थानीय आंदोलन, स्थानीय संघर्ष को वो जगह देगा और स्थानीयता न्यूज़ ज़्यादा होगा, राष्ट्रीय न्यूज़ भी उसमें कम होगा। लेकिन अगर कोई चैनल अंग्रेजी में है या शुद्ध हिंदी में है, यानी कि जो कहते हैं खड़ी हिंदी में है, तो उसकी जो पहुंच है या उसका जो ऑडियंस है वो अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है अगर उसको लाइसेंस मिला हुआ है कई राष्ट्रों में। तो अगर डिजिटल मीडिया में है तो ऑफकोर्स अंतर्राष्ट्रीय होगा और उसका जो न्यूज़ होगा वह राष्ट्रीय न्यूज़ होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ भी उसका हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में आपको ये चैनल का विश्लेषण करते समय ये सब चीज़ को, व्यू पॉइंट को रखना है। बाकी आपके पास जितना समय रहेगा, जितना एनर्जी रहेगा, जितने पॉइंट को आप रिकॉल कर सकते हैं, जितने पॉइंट को अच्छे से आप विस्तार दे सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे। बाकी मैं आपको दृष्टिकोण देने के लिए मैं इतना सारा दृष्टिकोण आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा अभी हम जो बात कर रहे हैं? देखिए, प्राइवेट मीडिया बायस्ड होने के कारण है,
प्राइवेट और सरकारी में जो सुयस अंतर यह है कि प्राइवेट मीडिया को बायस बनाने के लिए आप उसको खिलाते पिलाते हैं। जैसे कि अगर मुझे आप लोगों में से किसी को अपना समर्थक बनाना हो, दोस्त बनाना हो, या पिछलग्गू बनाना हो, या हम सीधे और सरल में कि एकदम डिसिप्लिन बनाना हो, यस मैन बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, हमेशा अच्छे तरह से ट्रीट करेंगे, तब वो मेरा बनेगा। यानी टर्म और कंडीशन है। सरकारी चैनल के साथ ऐसा नहीं है। अगर मुझे अपने बच्चे को करना है तो उसको हम 2 झाप मारेंगे भी, और जो चाहेंगे हम उससे बुलवाएंगे भी, और कहेंगे यहाँ बैठो, डिसिप्लिन सब ऐसा ही कर देंगे। तो ये चरित्र का अंतर है कि सरकारी चैनल में आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपके प्रति जवाबदेह होता है, विश्वसनीयता होता है, उसकी पूरी तरह से समर्पण आपके प्रति होती है। आपसे वो सैलरी लेता है, आपसे वो प्रमोशन लेता है, तो आपको बोलना नहीं पड़ता है कि भैया सोच समझ। लेकिन निजी चैनल आप पे डिपेंडेंट नहीं है, मार्केट से वो लेता है, विज्ञापन से पैसे आते हैं, लेकिन आप भी उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो निजी चैनल इसलिए सरकार या युद्ध या से रक्षा के बारे में नहीं बताता है कि सरकार के द्वारा विज्ञापन उसे मिलता है, अच्छा खासा सहूलियत मिलता है, तो वो क्यों चाहेगा कि भाई खबर दिखाएं और वो चला जाए। इसलिए बहुत बैलेंस बना के दिखाता है, लेकिन बहुत ही अतिरिक्त में नहीं आता है, जिससे कि व्यवस्था कटघरे में खड़ा हो जाए, सरकार कटघरे में खड़ा हो जाए। एक जो सेफ डिस्टेंस है वो बना कर दिखाता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है सुयस, ठीक है। तो अभी तक जो बात की है समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब आते हैं ये आपका जो पहला पॉइंट है उसी पर, कि कैसे हम लोग कंटेंट का विश्लेषण करते हैं। कंटेंट का विश्लेषण करते हुए संदेश को हम लोग ध्यान में रखते हैं, माध्यम को ध्यान में रखते हुए। अब उसके बाद ऑडियंस, जो सबसे ज़रूरी तत्व है, जनता। इसलिए क्योंकि जनता ही जनार्दन है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, मीडिया के लिए भी जनता ही है। और मैं आपको बताऊं कि मीडिया अपने व्यूअर को, अपने दर्शक को, अपने पाठक को, अपने श्रोता को खबरें तो पढ़ाता है, लेकिन साथ में उनकी जो निष्ठा है, उनकी समर्पण है, उसको बेचता भी है। किसके पास? तो विज्ञापन दाताओं के पास, कि मेरे पास 4 लाख ऑडियंस हैं, मेरा रेट यह है, 4 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, तब पेज 1 में छापेंगे। तो ये तरीका यह भी है कि जितना ज़्यादा जनता आपके माध्यम से जुड़ा है, जितने ज़्यादा संख्या में लोगों की निर्भरता आप पर है सूचना के लिए, ज्ञान के लिए, मनोरंजन के लिए, आप उतने ज़्यादा सफल हैं, उतने ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं। देखिए, कॉन्ग्लोमरेट ओनरशिप जो है वह मीडिया को बिजनेस के रूप में ही पहला देखता है। कि कोई भी मीडिया के सेक्टर में आता है, ये सीधा सी बात है कि अगर कोई कोचिंग खोल रहा है तो एक उद्देश्य तो उसका पैसा कमाना है, लेकिन अब फिर से मैं वो बात करता हूँ कि पैसा कमाना उसका उद्देश्य है, लेकिन उसने चुनाव पढ़ाई का ही किया है। अगर पैसा कमाने के लिए वो दुकान भी खोल सकता था, हॉस्पिटल भी खोल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पढ़ाने लिखाने में, पढ़ने लिखने में रुचि है और ख़ुद उसमें एंजॉय करता है, इसीलिए वो कोचिंग खोला है, या किताब की दुकान खोला है, या फिर लाइब्रेरी खोला है। अगर उसको पढ़ने लिखने में रुचि नहीं होती कहीं से भी, तो वह धंधा में नहीं उतरा होता। तो इसीलिए जो बड़े पूंजीपति हैं वो मीडिया में इसलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि समाज से जुड़ने में हमको फ़ायदा है, या मैं सामाजिक रूप से लोगों की सहायता या लोगों में क्षमता का विस्तार, उनको सही सूचना या ज्ञान देकर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य जो उनका उद्देश्य है वो मुनाफा कमाना है, व्यापार करना है, और ये सब भी उद्देश्य है। लेकिन मेन प्राइम उद्देश्य, चूँकि हम लोग जिस समय में रह रहे हैं या पूंजीवाद का समय है, तो पूंजी का जो प्रधानता है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मुख्य उद्देश्य तो यह बन जाता है। लेकिन आप ये मानिए कि कोई अगर अखबार चला रहा है, टेलीविज़न चैनल चला रहा है, उसमें समाचार चैनल चला रहा है, तो कहीं ना कहीं वह जनपक्षधरिता या जनता के साथ उसका जुड़ना एक उद्देश्य तो है। अब वह उद्देश्य में कुछ और उद्देश्य भी पूर्ति हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक उद्देश्य तो उसका है कि जनता के साथ संवाद करना, जनता के साथ एक संबंध बनाना जिसमें समाचार, सूचना, मनोरंजन एक आधार हो। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे ऑडियंस पर, तो हम लोग कह रहे थे कि जनता ही जनार्दन है। जनता ही जनार्दन का मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपके पास जनता है,
लोकतंत्र में मजबूत वही है, वह सत्ता वह साख मजबूत है जिसके पास फॉलोवर हैं, जनता है जिनको सुनती है, पढ़ती है या जिनको देखती है। आप देखिए कि हाल ही में जो बागेश्वर बाबा हैं या इस तरह के कई बाबा हैं, कोई लीडरशिप है वह इसलिए व्यवहारिक बना हुआ है, इसलिए उसको लाइन से सेंट्रल मिनिस्ट्री आरती उतारता है, उस पर गाना गाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास श्रोता हैं, उनको फॉलो करने वाले, देखने वाले लोगों की संख्या है, बहुतायत लोग उनको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, वह जहाँ जाते हैं उनके पीछे हो लेते हैं। उसी तरह से मीडियम की भी विश्वसनीयता या साख या उसकी ब्रांड इमेज इस पर निर्भर करती है कि उसको सुनने वाले, देखने वाले या उसको पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। जिस मीडियम को पढ़ने वाले, सुनने वाले, देखने वालों की संख्या जितनी ज़्यादा है, जितने ज़्यादा क्षेत्रों से है, जितने ज़्यादा वर्गों से हैं, जितनी ज़्यादा उनमें विभिन्नता है, हिंदू भी देख रहा है, मुस्लिम भी देख रहा है, ईसाई भी देख रहा है, उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी ज़्यादा है। या जिस मीडियम को देखने वालों की संख्या जितनी आर्थिक रूप से जितनी मजबूत है, उसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। यानी अगर मेरे कार्यक्रम को देखने वाले सारे करोड़पति हैं तो मेरे चैनल पर वही प्रचार ज़्यादा आएगा जो करोड़पतियों से जुड़ा होगा, वही उत्पाद का प्रचार आएगा। मर्सिडीज़ का आएगा, BMW का आएगा, कोई लग्जरी हाउस का आएगा, गैजेट्स का आएगा, आप समझिए। लेकिन अगर मेरे चैनल को देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले लोग गरीब ज़्यादा है, मजदूर ज़्यादा है, तो उस पर उसी तरह का प्रचार आएगा जो कि किसानी मजदूरी से जुड़ा है, कम कीमत के कोई उत्पाद है। तो इस तरह से जनता का समर्थन, जनता की फॉलोइंग बहुत मायने रखती है किसी भी चैनल की सफलता में, लोकप्रियता में, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में, एसेट क्रिएट करने में। साथ ही साथ वह माध्यम सत्ता को या सरकार को कितना दबाव बना सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसको देखने वाले लोगों की संख्या कितनी ज़्यादा है। आप देखिए जो यूट्यूबर के संख्या मिलियंस में है देखने वाले को, वह कैसे बात करता है, सत्ता के खिलाफ कितना हमलावर होता है, और जो नया है वह कैसे बात करता है। दोनों में आप देखेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। और उसी को सरकार सीरियस भी लेती है, चुनौती के रूप में लेती है, जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे खासे व्यूअर्स हैं, पाठक हैं, सुनने वाले हैं। इसीलिए जनता का इम्पोर्टेंस आप समझिए कि जनता ही जनार्दन है, पाठक ही जनार्दन है, श्रोता ही है या दर्शक ही है। उसके बिना किसी भी चैनल, किसी भी मैसेज का कोई यूज़ नहीं है। उसको ध्यान में रखकर ही चैनल मैसेज को फ्रेम करता है। इट मीन्स कि 3 फैक्टर हमने कहा था, एक मैसेज, संदेश, एक माध्यम और दूसरा रिसीवर जो कि ऑडियंस है। इसमें सब कुछ निर्धारण ना तो मैसेज के द्वारा होता है, ना तो मीडियम के द्वारा होता है। केंद्र जो होता है वह ऑडियंस होता है। केंद्र यह है, बाकी उसको टारगेट रखकर, उसको केंद्र बनाकर कई लोग बिजनेस करते हैं, ब्रांड बन जाते हैं, मुनाफा कमाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कहते हैं कि हम जनता के लिए ही कर रहे हैं। नेताजी कितना भी गड़बड़ी करेंगे लेकिन कहेंगे कि जनता न्याय करेगी, जनता के कोर्ट में हम जाएंगे, जनता इसका सबक सिखाएगी। क्यों? नेताजी को खुद पता है कि वो सही है कि गलत है, लेकिन फिर भी जनता के हवाले देते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जनता पर ही हमारी साख है, सत्ता है। हर ब्रांड वही काम करता है, अपने कस्टमर को कभी हल्के में नहीं लेता है। इसलिए भले ही कस्टमर को ट्रीट कैसा का है, लेकिन स्लोगन लिखता है कि जो ग्राहक है वो भगवान समान है। तो फेस वैल्यू आपको यही रखना है कि ग्राहकों का सबसे ज़्यादा मूल्य है, इम्पोर्टेंस है, और उसके बिना किसी भी चैनल, किसी भी माध्यम का कोई उपयोगिता नहीं है। चलो 11 बज चुके हैं। कल ये फैक्टर को हम लोग क्लास में शुरुआत करेंगे, फिर कल कोई दूसरा क्वेश्चन भी उठाएंगे। इस तरह से हर दिन एक क्वेश्चन लेकर जो कि एग्जामिनेशन के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर, चलो बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।